गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 8 में इतिहास की पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत भाग 1 पढ़ रहे हैं बेटा। अध्याय 7 देशी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। साक्षरता ही शिक्षा नहीं है। साक्षरता का अर्थ होता है वह प्रत्येक व्यक्ति जो 7 वर्ष का है किसी भी भाषा को लिख या पढ़ सकता है, वह साक्षर कहलाता है। तो ये किसका कहना था कि साक्षरता ही शिक्षा नहीं है? महात्मा गांधी ने लिखा था, शिक्षा से मेरा मतलब यानी अर्थ इस बात से है कि बालक और मनुष्य के देह, मस्तिष्क और भावना के श्रेष्ठ तत्वों को सामने लाया जाए। साक्षरता न तो शिक्षा का अंत है और न ही उसकी शुरुआत। ये तो केवल एक साधन है, माध्यम है, जिसके जरिए पुरुषों और महिलाओं को शिक्षा दी जा सकती है। साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं होती, लिहाजा इसलिए मैं बच्चों को शिक्षित करते हुए सबसे पहले उन्हें कोई उपयोगी हस्तकौशल सिखाऊंगा। उपयोगी हस्तकौशल यानी हाथ की कोई कारीगरी या ऐसा कोई उद्यम जिससे बच्चे कुछ प्रैक्टिकल करके उनके जीवन में बाद में वो काम आ सके। उन्हें शुरू से ही कुछ रचने और पैदा करने के लिए तैयार करूंगा। रचना कुछ नया करना, सृजन करना, कुछ नए चीजें बनाना। मेरा मानना है कि दिमाग और आत्मा का सर्वोच्च विकास इस तरह की शिक्षा में ही संभव है। प्रत्येक हस्तकौशल, हाथ से बनी हुई, हाथ से कुछ वस्तुएं बनाना आज की तरह केवल यांत्रिक यानी मशीनी ढंग से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए। क्रमबद्ध अध्ययन होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए हर चीज़ में। यानी बच्चे को प्रत्येक प्रक्रिया, कोई भी क्रिया करता है, क्यों और किस लिए का पता होना चाहिए कि वो कोई कार्य क्यों कर रहा है और किस लिए कर रहा है। ये नॉलेज उसे होनी चाहिए, ज्ञान उसे होना चाहिए, ऐसा महात्मा गांधी ने कहा है। तो बेटा महात्मा गांधी के लिए शिक्षा का अर्थ था बालक के शरीर, मस्तिष्क और मन, उसके अंदर जो श्रेष्ठ तत्व हैं उनको सामने लाया जाए। साक्षरता को वे शिक्षा का अंत या उसकी शुरुआत नहीं मानते थे, वो तो कि उसके लिए माध्यम था जिसके माध्यम से स्त्री पुरुषों को शिक्षा दी जा सकती है। तो उनकी नज़र में सिर्फ लिखना या पढ़ना आना ही शिक्षा नहीं होती। उनकी नज़र में तो वो ये कह रहे थे कि मैं अगर बच्चों को शिक्षित करूंगा तो उन्हें हस्त कौशल सिखाऊंगा, कोई उद्यम सिखाऊंगा जो भविष्य में उनके काम आ सके, और बच्चों को शुरू से ही कुछ रचने यानी कुछ नया बनाने के लिए, कुछ नया क्रिएट करने के लिए तैयार करूंगा। और महात्मा गांधी के लिए दिमाग और आत्मा का सर्वोच्च विकास करना ही शिक्षा का उद्देश्य था। उनके लिए जो हस्त कौशल था, हाथ से वस्तुएं बनाना, तो वो केवल मशीनी ढंग से नहीं बल्कि वैज्ञानिक ढंग से कि बच्चे जो काम कर रहे हैं उसका उन्हें पता होना चाहिए कि ये कार्य वह क्यों कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं। तो महात्मा गांधी वर्तमान शिक्षा पद्धति से खुश नहीं थे, उनकी शिक्षा का उद्देश्य अलग था। तो बेटा प्रश्न यहाँ पर यह भी बन जाता है कि महात्मा गांधी के लिए शिक्षा का उद्देश्य क्या है। महात्मा गांधी के लिए शिक्षा का उद्देश्य बालक की देह, मस्तिष्क और भावना के श्रेष्ठ तत्वों को सामने लाना, उनके दिमाग और आत्मा का सर्वोच्च विकास करना और बच्चों को कोई हस्तकौशल सिखाना, उन्हें कुछ नया क्रिएट करने के लिए तैयार करना, और बच्चों के मन में ये भावना हो कि वो कोई कार्य कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, ये नॉलेज उन्हें हो। तो महात्मा गांधी ऐसी शिक्षा के समर्थक थे। बुनियादी शिक्षा जिसे अपन कह सकते हैं बेटा, महात्मा गांधी बुनियादी शिक्षा के समर्थक थे। टैगोर का शांति निकेतन, बेटा शांति निकेतन क्या था? आप में से बहुत सारे दोस्तों ने शांति निकेतन के बारे में सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि इसकी स्थापना किसने और क्यों की थी? तो बेटा अपने यहाँ पर यह प्रश्न भी बन गया है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की।
हमने भी नाम सुना है शांति निकेतन। गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की थी। और क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर ये चाहते थे कि बच्चे जैसे कि स्कूली शिक्षा उन्हें एक बिल्डिंग में दी जाती है, उसकी जगह बच्चों को खुले वातावरण में पर्यावरण की समक्ष शिक्षा दी जानी चाहिए। इसके लिए उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की। रविन्द्रनाथ टैगोर ने संस्था 1901 ईस्वी में शुरू की थी। टैगोर जब बच्चे थे तो स्कूल जाने से बहुत चिढ़ते थे। टैगोर अपने बचपन में स्कूल जाने से चिढ़ते थे, वहां उनका दम घुटता था, उन्हें स्कूल का माहौल दमनकारी लगता था, दमन करने वाला, भयभीत करने वाला। टैगोर को ऐसे लगता मानो स्कूल कोई जेल हो। क्योंकि वहां बच्चे मनचाहा कभी नहीं कर पाते। जब दूसरे बच्चे शिक्षक को सुन रहे होते थे, टैगोर का दिमाग कहीं और भटक रहा होता था। तो बेटा अपन यहाँ पर बात करें गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की। और शांति निकेतन की स्थापना उन्होंने 1901 ईस्वी में शुरू की। और इसका कारण क्या था, इसके लिए भी एक छोटी सी स्टोरी है। टैगोर छोटे थे तो उन्हें स्कूल जाना पसंद नहीं था, उनका मन स्कूल में घुटता था, स्कूल का माहौल उन्हें दमनकारी, भयकारी लगता, जैसे जबरदस्ती बच्चों को बांध करके वहां रख दिया जाता है। टैगोर को लगता था कि जैसे स्कूल कोई जेल हो, क्योंकि बच्चे स्कूल में मनचाहा आचरण नहीं कर पाते। जब दूसरे सारे बच्चे टीचर को सुन रहे होते तो टैगोर के दिमाग में और कुछ टैगोर का दिमाग कहीं कुछ और विचारों की उधेड़-बुन में खोया रहता था। कलकत्ता के अपने स्कूल जीवन के अनुभवों ने शिक्षा के बारे में टैगोर के विचारों को काफी प्रभावित किया। जब वे बड़े हुए तो उन्होंने एक ऐसा स्कूल खोलने के बारे में सोचा जहां बच्चे खुश रह सके, जहां वे मुक्त और रचनाशील हो। तो टैगोर का जो उनका पर्सनल अनुभव था, टैगोर के विचारों को काफी प्रभावित किया और बड़े होकर के उन्होंने निर्णय लिया कि वे एक ऐसा स्कूल खोलेंगे जहां पर बच्चे खुश रह सके, उनको ये नहीं लगे कि वो किसी जेल में बंद कैदी की तरह रहे, और रचनाशील यानी कुछ न कुछ नया क्रिएटिव करते रहे। जहां वे अपने विचारों और आकांक्षाओं को समझ सके कि उनके मन में क्या विचार है, उनकी क्या इच्छाएं हैं। टैगोर को लगता था कि बचपन का समय अपने आप सीखने का समय होना चाहिए। वह अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई शिक्षा व्यवस्था के कड़े और बंधनकारी अनुशासन से मुक्त होना चाहिए। शिक्षक कल्पनाशील हो, बच्चों को समझते हो और उनके अंदर उत्सुकता, जानने की चाह विकसित करने में मदद दे। टैगोर के अनुसार वर्तमान स्कूल बच्चे की रचनाशीलता और चकित होने के उनके स्वाभाविक गुण को मार देते हैं। तो बेटा अपन बात कर रहे हैं टैगोर के विचारों की। टैगोर ये चाहते थे कि एक ऐसा स्कूल हो जहां बच्चे शांति से रह सके, खुश रह सके, रचनाशील बन सके, अब उनके मन में क्या विचार हैं, उनकी क्या आकांक्षाएं हैं वो जान सके। अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई शिक्षा व्यवस्था और उनके अनुशासन टैगोर को पसंद नहीं थे। वो चाहते थे कि शिक्षक कल्पनाशील होना चाहिए ताकि बच्चों को समझ सके, बच्चों के अंदर एक उत्सुकता पढ़ने के लिए जगा सके, बच्चों में किसी भी चीज को जानने की, पहचानने की एक इच्छा विकसित करे। और टैगोर सोचते थे कि वर्तमान स्कूल बच्चे की जो रचनाशीलता है, क्रिएटिविटी है, उसको मार देते हैं, और उसका जो एक चकित होने का गुण है, एकदम से चकित हो जाना किसी चीज को देख के, तो वो उसके गुणों को मार देते हैं। टैगोर का मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण परिवेश में अपना स्कूल खोलने का फैसला लिया। उन्हें यह जगह निर्मल, शांति भरी दिखाई दी, जहाँ प्रकृति के साथ जीते हुए बच्चे अपनी स्वाभाविक सृजनात्मक मेधा को और विकसित कर सकते थे। तो टैगोर ये सोचते थे, टैगोर की जो सृजनात्मक शिक्षा है, कुछ नया सृजन करने की जो शिक्षा है,
वो प्राकृतिक परिवेश यानी प्रकृति के पर्यावरण में ही दी जा सकती है। उन्होंने क्या किया, कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण इलाके में, परिवेशन इलाका, स्कूल खोलने का फैसला लिया। और जो ये जगह थी उन्हें बड़ी निर्मल शांति देने वाली लगी, इसलिए उसका नाम उन्होंने क्या निकाल दिया, शांति निकेतन। और इस जगह पर बच्चे प्रकृति के साथ वास्तविक जो स्वाभाविक जो सृजनात्मक मेगा है, अपनी मेगा यानी बुद्धि, सृजनात्मक यानी कुछ नया बनाना, कुछ नया सर्जन करना, तो अपनी उस बुद्धि को विकसित कर सकते हैं जिसमें कुछ वो नया कर सकें। बहुत सारे मामलों में टैगोर और महात्मा गांधी शिक्षा के बारे में कमोबेश एक जैसी राय रखते थे। मतलब महात्मा गांधी और टैगोर की जो शिक्षा के बारे में सोच थी वो एक जैसी थी, कोई दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं था। लेकिन दोनों के बीच एक अंतर भी था, फर्क भी था। गांधी जी पश्चिमी सभ्यता और मशीनों व प्रौद्योगिकी की उपासना के कट्टर आलोचक थे। टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे। उन्होंने शांति निकेतन में कला, संगीत और नृत्य के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा पर भी जोर दिया। तो बेटा अपन बात करें टैगोर और महात्मा गांधी के बारे में, दोनों की शिक्षा में ज़्यादा परिवर्तन नहीं था, एक जैसी थी। लेकिन दोनों के बीच एक अंतर था, फर्क यानी अंतर। गांधी जी पश्चिमी सभ्यता के आलोचक थे, मशीनी और प्रौद्योगिकी तकनीक के आलोचक थे। लेकिन टैगोर ने आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के जो श्रेष्ठ तत्व हैं, दोनों का मिश्रण अपने विद्यालय में किया। उन्होंने शांति निकेतन में भारतीय कला, संगीत, नृत्य के साथ साथ जो आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी तकनीकी शिक्षा है, इस पर भी इन्होंने जोर दिया। इस प्रकार बहुत सारे लोग इस तरह से सोचने लगे थे कि एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा क्या होनी चाहिए। कुछ लोग अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था में परिवर्तन चाहते थे। उनका मानना था कि इसी व्यवस्था को इस तरह फैलाया जाए कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ने के मौके मिले। इसके विपरीत बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो एक वैकल्पिक व्यवस्था चाहते थे ताकि लोगों को सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय संस्कृति की शिक्षा दी जा सके। विकल्प का अर्थ ऑप्शन होता है, वैकल्पिक यानी बच्चों के पास बहुत सारे ऑप्शन हो जिसमें उनकी रुचि वो पढ़ सके। कौन तय करे कि सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय क्या होता है। और इस राष्ट्रीय शिक्षा की बहस स्वतंत्रता के बाद भी जारी रही। तो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली क्या होनी चाहिए, इस बारे में बहस चलती रही। कुछ लोगों का मानना था कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि उसमें अधिक से अधिक लोग पढ़ सकें, और कुछ लोग ऐसा चाहते थे कि एक विकल्प होना चाहिए, बच्चे सब्जेक्ट का चयन कर सके ताकि लोग सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय संस्कृति की शिक्षा दी जा सके। अब उस समय ये तय करने वाला कोई नहीं था कि सच्चे अर्थ में राष्ट्रीयता क्या है और राष्ट्रीय शिक्षा क्या है। और ये राष्ट्रीय शिक्षा के बारे में जो विवाद है स्वतंत्रता के बाद भी जारी रहा। सभ्य करने के लिए शिक्षा। 1870 ईस्वी में शिक्षा अधिनियम लागू होने तक आमतौर पर पूरी आबादी के लिए व्यापक शिक्षा व्यवस्था नहीं थी। बाल मजदूरी, बाल मजदूरी बहुत बड़े पैमाने पर थी, इसलिए गरीब अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते थे। परिवार चलाने के लिए उनकी आय महत्वपूर्ण थी। स्कूल भी बहुत कम थे। ज़्यादातर स्कूल चर्च या रईसों द्वारा स्थापित किए गए थे। शिक्षा अधिनियम लागू होने के बाद सरकार ने नए नए स्कूल खोलने शुरू किए और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। टॉमस अर्नोल्ड उस दौर के सबसे महत्वपूर्ण शैक्षणिक विचारों में से एक थे। वह रग्बी नामक प्राइवेट स्कूल के मुख्य अध्यापक थे। माध्यमिक स्कूल की पाठ्यचर्या में 200 साल पुरानी ग्रीक और रोमन शास्त्रीय कृतियों के विस्तृत अध्ययन की हिमायत करते हुए उन्होंने कहा था, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे अंग्रेजी स्कूलों में जो अध्ययन क्रम अपनाया जाता है उसकी सबसे अच्छी बात यह कि हमारे दिमाग को लगातार अतीत के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है। हर रोज हम भाषाओं, इतिहास और कुछ साल पहले, हजारों साल पहले के विचारों को पढ़ते रहते हैं। अर्नोल्ड का ये मानना था कि शास्त्रीय कृतियों के अध्ययन के लिए दिमाग अनुशासित होता है। वास्तव में उस काल में ज़्यादातर शिक्षाविदों की मान्यता थी कि उस तरह का अनुशासन बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे स्वाभाविक रूप से असभ्य होते हैं, उन्हें नियंत्रित करना आवश्यक है। सभ्य वयस्क के रूप में विकसित होने के लिए उन्हें मालूम होना चाहिए कि समाज में सही और गलत क्या है, उचित और अनुचित आचरण क्या होता है। शिक्षा खासतौर से बच्चों के दिमाग को अनुशासित करने वाली शिक्षा का मकसद उन्हें इसी मार्ग पर आगे ले जाना था।
क्या आप बता सकते हैं इस तरह के विचारों ने इंग्लैंड में गरीबों और उपनिवेशों में देसी जनता की शिक्षा से संबंधित सोच को किस तरह प्रभावित किया होगा? तो अपन बात करें बेटा, जो अंग्रेजी शिक्षा थी वो भारतीयों को सभ्य करने के लिए थी। 1870 में शिक्षा अधिनियम लागू किया गया। उस समय बाल मजदूरी चालू थी, गरीब अपने इस बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते थे, और जो स्कूल भी थे वो चर्च या जो अमीर लोगों के द्वारा खोले गए थे। टॉमस आर्नल्ड का उल्लेख आता है, वो एक शैक्षणिक विचारक थे और जो रग्बी नामक स्कूल थी उसके अध्यापक भी थे। तो उन्होंने कहा कि जो अंग्रेजी शिक्षा क्रम है उसमें अतीत का अध्ययन किया जाता है, और आर्नल्ड ये मानते थे कि हम जो शास्त्रीय कृतियों का अध्ययन करते हैं इससे हमारा दिमाग अनुशासित होता है। अनुशासन को आवश्यक मानते थे वो, ये मानते थे कि बच्चे असभ्य होते हैं, उन्हें नियंत्रित करना आवश्यकता, ये उनकी सोच थी। तो इस तरह के विचारों से इंग्लैंड में गरीब लोगों के साथ क्या हुआ होगा, ये प्रश्न हमारे मन में आता है। और जो अंग्रेजी उपनिवेश थे तो उसने देसी जनता यानी आम जनता की शिक्षा को किस तरह प्रभावित किया है वो बेटा अपन समझ सकते हैं। अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था ने भारत को किस तरह प्रभावित किया वो हमने जाना। और शिक्षा अधिनियम बेटा कब लागू हुआ? 1870 ईस्वी में। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने। गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी में क्या अंतर है बेटा? महात्मा गांधी आधुनिक शिक्षा यानी प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा के आलोचक थे, जबकि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने आधुनिक शिक्षा को प्राचीन शिक्षा के साथ मिश्रित करके अपने अध्ययन में शामिल करवाया। उम्मीद है चैप्टर बेटा आपको समझ में आया होगा।